डॉक्टर सैयद वक़ार साहब के कुछ इनामात, शील्ड्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पेशावर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर सैयद वक़ार हुसैन साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिबजादा हैदर जान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अस। और मैं बहुत खुश हुई आपसे आज मिलकर, थैंक यू। सर, हम तो आज बहुत टाइम बाद मिले और कुछ डिस्कशन भी करेंगे पाकिस्तान बजट की और कोविड सिचुएशन की भी करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर मैं डॉक्टर साहब के इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लूं और अगर मैं बातें कर लूं तो वो आई थिंक सो 1 घंटे वीडियो भी उसके लिए नाकाफ़ी होगा। तो मैं स्ट्रेट अवे डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब अब आज जब हम जैसे ही पहुंचे हैं तो आप उस टाइम आपके एक ऑनलाइन क्लास खत्म हुई, तो कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस एक टीचर के लिए कितना चैलेंजेबल है? वेल मैं आपको ये बताऊं कि मैं ज़्यादा प्रो टेक्नोलॉजी बंदा नहीं हूं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स ने और फिर हायर एजुकेशन कमीशन ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और उन्होंने काफ़ी बड़ी सहूलत हमें मुहैया की है। तो थोड़ा सा हेल्प अपने बेटे से, मेरे छोटे बेटे से ली है, जो कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा समझता है, और उसके बाद ये 3rd वीक जा रहा है एंड आई हैव बीन क्वाइट गुड टू द टेक्नोलॉजी। और जो प्रॉब्लम्स दूसरी जगहों पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आ रही है, वो माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स में कोई भी नहीं है। न वो डिसरप्शन है क्लासेस की, न वो डिस्टर्बेंस करते हैं। उनकी अटेंडेंस भी ठीक ठाक होती है। मैं सुबह जब 10 बजे एग्जैक्ट टाइम पे मैं ऑनलाइन हुआ तो विद इन 1 मिनट 25 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स तो उसी वक्त आए। एंड द नेक्स्ट अभी मेरे ख्याल में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स नहीं है, जो कि उनका चित्राल और गिलगित के हैं, तो शायद ऑनलाइन इशू होगा। सो दैट इट इज़ क्वाइट गुड। आई एंजॉय। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर 2006-07। डॉक्टर साहब, आज हम जैसे जितनी भी हम साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं और हम जिस मुकाम पे है, जिस जगह पे हम पहुंच गए, जिस जगह पे हम जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, अगर मैं कहूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का हाथ है डॉक्टर नासिर अली खान, तो डॉक्टर वकार साहब का नाम भी टॉप पे आता है कि सर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने ब्रांड्स बना के हमें मार्केट भेजा है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट। डॉक्टर साहब, आई एम साइंसेज के जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में एक सेंटेंस या कोई मैसेज आप देना चाहें? वेल आई रियली फील प्राउड। मैं हमेशा इनवेरेबली जब भी इंस्टीट्यूट के गेट पे दाखिल होता हूँ तो मैं याद करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक इंतहाई इज़्ज़त की जगह पे जाके जॉब करता हूँ, जहाँ मेरी इंटरेक्शन इंतहाई इज़्ज़तदार और रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट से रहती है। हमारे कोलीग्स सारे मुझसे, मोस्ट ऑफ देम अबाउट 99% तो मुझसे जूनियर है, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर एंड 2-3 मोर फैकल्टी मेम्बर्स। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में 2 बंदे हैं, बाकी सारे मुझसे जूनियर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो रिस्पेक्टफुल हैं। और पर्टिकुलरली ये आपने पेंडेमिक का पूछा है और ये ऑनलाइन क्लासेस का पूछा है, तो वो मुझे अपने स्टूडेंट्स की वो मुस्कुराती हुई शक्लें याद आती हैं और मैं उसको मिस करता हूँ। अच्छा सर, मुस्कुराती हुई जगह। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते नेशनल असम्बली में हम थोड़ा सा बजट की तरफ जाएंगे और मुझे वो टाइम भी याद है जब केपी में पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो एडवाइजरी के लिए और ओपिनियन के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आपको बुलाते थे। आई स्टिल रिमेंबर पेशावर पीसी में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितनी भी बजट प्रेजेंट होते थे तो आप इसमें कंसल्टेंसी और जितना सपोर्ट दे सकते दिया है आपने। रिसेंटली लास्ट वीक फेडरल बजट जो है नेशनल असेंबली में प्रेजेंट हुआ है। सोशल मीडिया पे देखा जाए तो हर कोई अपना वो तनकीद कर रहा है। डॉक्टर साहब भाई से तो एक नॉन इकोनॉमिस्ट, एक एक्सपर्ट, इस फेडरल बजट को कीपिंग इन माइंड कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इस बजट को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? ये बजट जो है ये तो सर्वाइवल का बजट है। कि इस दौरान मैं तो कुछ लोग फिगर्स कोट करते हैं कि जी पिछले टाइम पे हमारी ग्रोथ ये रही थी, वी वर डूइंग दैट, और हम थोड़े से बेहतर थे। तो ये गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान जो हमने पहले तो ट्रेड में काफ़ी बहुत बड़ा डेफिसिट फेस किया, उसके बाद हमारी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई। कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, अभी तो खैर उसकी प्राइसिंग नीचे आ गई है, तो ऑयल की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैड इंक्रीज मैनीफोल्ड, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स कम्पिटिटिव नहीं थे, तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। इसकी वजह से ग्रोथ तो हमारी इकानमी की स्लो डाउन हो गई थी।
एंड यू नीड टू नो कि हमारी इकोनॉमी की ज़्यादातर ग्रोथ जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में हम उसको डिवाइड करते हैं, बट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू आल्सो डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एज वेल। और वो एग्रीकल्चर जो है वो उसका ताल्लुक ज़्यादातर हमारे मुल्क में बारिश के साथ है, बारिश अनसर्टन होती है, तो इसी तरह से सेम सो इज़ द केस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एज वेल। ये जो बजट पेश किया गया है, ये मैं भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि ये एक्चुअल बजट जब पेश होता है तो ये एस्टिमेट होता है कि जी आइंदा गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है। इट्स एन एस्टिमेट ऑफ द प्लान्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है कि कितना उसको रेवेन्यू मिलेगा, और गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है कि प्रायोरिटी के ऊपर उसको कहाँ पे खर्च करेगा। तो वो प्रायोरिटीज़ जो है वो उसमें हमें नज़र तो आती है। हमारे पास उसमें जो डिस्क्रिशन होती है इस बजट में वो होती बहुत कम है। डिस्क्रिशन है हमारा सवाबीन, यानी हमारा इख्तियार। अगर आपने पहले से तय किया है कि जी आपके तकरीबन $100 बिलियन के आपके कर्जे हैं, और उसकी किस यानी आपने तकरीबन जो मैंने अभी देखा है, सो इट अमाउंट्स टू अबाउट 44 to 45% ऑफ द टोटल बजट, यानी आपके बजट का आधे से थोड़ा सा कम हम पे करते हैं, डेट सर्विसिंग करते हैं, यानी कर्ज़ों की अदायगी, यानी उसकी सूद की अदायगी, नॉट एज सच कर्ज़ों की अदायगी। ज़्यादातर मेजर चंक गोज टू द डेट सर्विसिंग, इंटरेस्ट पेमेंट, वो चला जाता है। द नेक्स्ट 18% गोज टू डिफेंस, द नेक्स्ट 15% गोज टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 33 और 45 जब आप ऐड करते हैं, इट अमाउंट्स टू अबाउट 78%। बाकी बच जाता है आपके पास 22%। अब 22% में 1% पर 1 करोड़ आप ले सकते हैं कि जी आपके बजट का उनके लिए रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होती है कि हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है लोगों की देखभाल की वो कम है। दूसरा ये है कि कोविड की सिचुएशन में चूँकि हमारी जो रेवेन्यू है, हमारा जो मतलब मेजर हम बजट को फाइनेंस करते हैं, या जो हमारा ट्रेड है वो हमारा पहुंच गया था तकरीबन $48 बिलियन तक हमारे इंपोर्ट्स गई थी, और हमारी एक्सपोर्ट श्रिंक हो गई थी 15 बिलियन तक, फिर थोड़ी सी बढ़ गई 18, फिर लास्ट ईयर वो $22.5 अरब पहुंची थी 2019 में। बाकी पैसा जो था वो हमारा आता था रेमिटेंसेस से, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के लिए पैसा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज में हम $22.5 अरब तो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए कमा रहे थे, लेकिन बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? वो हमारे रेमिटेंसेस जो बाहर से आते थे, वो तकरीबन 20-22-23 बिलियन हमारे पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, जो कि तकरीबन 8.8 मिलियन लोग हैं, 88 लाख लोग बाहर काम करते हैं। उन 88 लाख लोगों में से तकरीबन 47 लाख लोग जो हैं वो गल्फ़ में काम करते हैं। तो गल्फ़ में वहाँ पे कारोबार ठप होकर रह गया है, कारखाने बंद हो गए थे, वो जो हमारे लोग थे वो बेरोज़गार हो गए हैं। सेम इज़ द केस विद द डेवलप्ड वर्ल्ड एज वेल। तो वहाँ पे भी ये मसला हुआ है। तो हमारी अगर इम्पोर्ट्स कम हुई हैं तो साथ में जो हमारी रेमिटेंसेस की जो अर्निंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो उस पर काफ़ी बहुत बड़ा कट लग गया है, जिसकी वजह से हमारी इकानमी को एक बड़ा एक चैलेंज दरपेश है कि हमारी जो रेमिटेंसेस बाहर से आ रही थी, वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेट है कि ये इट विल डिक्लाइन बाय अबाउट 23%, और 23% बहुत बड़ी अमाउंट है, जिसका अगर ये $22.5 बिलियन वहाँ से आ रहा था तो आप समझ लें कि ये तकरीबन 7-8 बिलियन वो कम होगा। और $7-8 बिलियन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि $6 बिलियन हासिल करने के लिए हमने IMF की जितनी मिन्नतें की और जो हमने उसकी कंडीशनलिटीज़ बानी है, तो उससे अंदाज़ा हो कि ये कितने अहम है। तो ये है कि एस्टिमेट जो है ये हमारा आइंदा साल जो है, मैं उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से मैं कहता हूँ, सबको एक एडवाइस करता हूँ कि इसको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से न देखें, इसको सर्वाइवल के हवाले से देखें कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नेशन सर्वाइव कर जाएं, एक दूसरे का दर्द महसूस करें, और इससे हम लेसन्स लें कि आइंदा जब इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी और हमारी एलोकेशन किन प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पे किस किस पर्टिकुलर सेक्टर में वो जानी चाहिए। तो ये अभी से हमें लेसन्स लर्न करने चाहिए और वो नोट डाउन करना चाहिए कि जी पोस्ट कोविड एलोकेशन मुल्क की इकोनॉमी की क्या होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर वकार साहब। और मैं इतना बता दूं कि अभी इसी वीडियो के स्टार्ट पे हम कुछ पिक्चर क्लिप भी वो चलाएंगे जो डॉक्टर वकार साहब की जितनी भी वो अवार्ड्स है, शील्ड्स है,
एज ए चीफ गेस्ट उसको मिले हैं, तो वो भी आप लोग देख ले। ये सिर्फ उस अवार्ड्स अप्रिसिएशन का एक हिस्सा है, बाकी सर के ऑफिस इसमें मेरे बहुत सारे जो है वो मैंने तकरीरों में काफ़ी सारे इनाम जीते हैं। मैं डिबेटर रहा हूँ तकरीबन 7वीं क्लास से, तो इसमें 3-4 ट्रॉफीज़ आप देखेंगे कि वो ऑल पाकिस्तान डिबेट्स विनिंग की ट्रॉफीज़ हैं, जो कि मैंने ऑल पाकिस्तान डिबेट्स जीती हैं उसकी हैं। और 2-3 छोटे जो ट्रॉफीज़ हैं वो मेरे बच्चों की हैं, बाकी मेरी कुछ क्रिकेट की हैं और कुछ तो एज ए चीफ गेस्ट या गेस्ट जहाँ पे गए हूँ वो भी हैं, और कुछ मेरी कुछ नातखानी वगैरह के भी हैं। तो आपको पता है कि मैं इन सारे कामों में भी थोड़ा सा बहुत हिस्सा लेता रहता हूँ। सर इन सारे कामों में बहुत से सर आपने मतलब आई स्टिल रिमेंबर जो एम साइंसेस के टाइम में था, तो आपने बहुत सारे एक्टिविटीज़, और एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पॉलिश किए हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट स्टेप मैं बता दूँ कि जब तक मैं इंचार्ज था स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ का, तो आई एम साइंस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जिसने 4 साल मुसलसल अल्लामा इकबाल शील्ड इंग्लिश कैटेगरी में, जो कि ऑल पाकिस्तान डिबेटिंग शील्ड होता है, वो मुसलसल 4 साल हमने जीता है। सो दैट इज़ मतलब वो मैं हमारे इंस्टीट्यूट को और स्टूडेंट्स को बड़ा क्रेडिट जाता है, जो कि मेरे टाइम पे इंस्टीट्यूट ने जीता है। इट्स ए ग्रेट क्रेडिट। यस सर, और आई एम विटनेस टू दैट। और मैं उस खुशकिस्मत में हूँ कि उसी 4 साल मेरा BBA का बैच था और मैं ही डॉक्टर साहब का स्टूडेंट रह चुका। स्टिल आई एम स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब तो आज भी मैंने देखे बहुत टाइम बाद मिले, तो मुझे तो आज भी डॉक्टर साहब सही एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और जवान ले। डॉक्टर साहब रिटायरमेंट का कुछ प्लान आउट कर रहे? मे बी somehow in financial terms but not in academic terms. मैं एकेडमिक टर्म्स में बिल्कुल नहीं करूँ, क्योंकि एक टीचर रिटायर, ये वकील और टीचर या डॉक्टर रिटायर नहीं होते, तो मैं भी रिटायर नहीं होऊंगा। मैं यही अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह जारी रखूँगा, और कुछ तो इस हवाले से, कुछ अदबी हवाले से, तो इंशाल्लाह वो इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हमेशा रहेगी। मैंने तो एक बहुत बड़ा, मैं आपको ये मैं अपने जो हमारे देखने वाले के साथ शेयर करूँ कि मेरे तो एक बहुत बड़ा जो है वो एक पोस्ट मैंने छोड़ी हुई थी, और उसकी तरफ से मैं आ गया था टीचिंग की तरफ। मैं आई लव टू बी इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमें एनर्जेटिक और जवान रखते हैं। इसी वजह से मैं टीचिंग में ही मैं जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। डॉक्टर साहब, बुनियादी ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सवाबी इस्माइलिया एरिया से और करंटली पेशावर में है। डॉक्टर सैयद वकार सैन साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच साहिबजादा हैदर जान साहब बेटा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, और ये आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिनको याद करके, जिनको देख के हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे बहुत अच्छे एम्बेसडर्स इंस्टीट्यूट के बहुत ज़्यादा बाहर दुनिया में काम करते हैं, और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, और which is quite good for us as a teachers and also good for the institute as well. So thank you बेटा। थैंक यू।